Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 21 लेकर आया हूं। एक महत्वपूर्ण सूचना, आपके कल मेगा टेस्ट है 150 प्रश्नों का। 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट है, PDF आपको मिल जाएगी उसको। तो साथियों, बहुत ही शानदार वो 150 प्रश्न रहने वाले हैं, ज़रूर देखिएगा कल उसको। यहाँ पर भी शिक्षा मनोविज्ञान के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण, भाषा विकास, वैयक्तिक मूल्य और सामाजिक परिपक्वता। तो मित्रों, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा जिसमें मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यक्ति व्यवहार करना सीखेगा। तो ऐसी प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिकरण। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मित्रों देखिए, कल जो 150 प्रश्नों का टेस्ट है वो सुबह 8 बजे लिया जाएगा आपके। कितने बजे? सुबह 8 बजे। तो 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बिल्कुल हमसे जुड़े और उस पूरे टेस्ट को सोल्व करें। 150 प्रश्नों का बिल्कुल स्तर शानदार रहेगा उन प्रश्नों का। टारगेट 120 का रखना है। 120 तो कोई टच कर पाएगा, हालांकि नहीं होंगे इतने क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करना कि 120 उस टेस्ट में आप हल कर दो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। दूसरा विकल्प है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया गया है। तीसरा है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीखते हैं। और चौथा है शिक्षार्थी सदैव समूहों में ही बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो साथियों, व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जा रहा है तो समूहों में नहीं सिखाया जाएगा। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा कहा गया है, ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है, बल्कि ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक बच्चों की जो विकास दर है वो भिन्न भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखता है, अर्थात उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो साथियों, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 3 है, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है और शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बताइए, कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा? क्या कह रहा है प्रश्न कि बुद्धि लब्धि का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है? साथियों, इसलिए उपयोगी होता है बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्योंकि शिक्षण कार्य सफल हो और प्रभावी हो। इस चीज के लिए ही बुद्धि लब्धि का ज्ञान आवश्यक है कि भाई मान लीजिए कि एक छात्र की बुद्धि लब्धि 100 है, तो उसका जो शिक्षण कार्य करेंगे उसके प्रति, उसको जो सिखाएंगे पढ़ाएंगे, तो उसके IQ के हिसाब से यदि हम शिक्षण देंगे तो वो सफल एवं प्रभावी बनेगा। उन्हीं ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जो वो बालक अच्छी तरह से समझ सके, जिनमें वो ज़्यादा सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त कर सके। तो चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। शारीरिक विकृति का ज्ञान, नैतिक चरित्र का पता लगाना, शारीरिक संगठन, ये IQ में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। किसी व्यक्ति के विकास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विकास के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। पहला है यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। दूसरा है वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। तीसरा है परिवर्तनों को मापा जा सकता है और चौथा है उपयुक्त सभी। तो साथियों देखिए, क्या सही नहीं है? पहला कथन कह रहा है जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, विकास का ही एक हिस्सा है, लेकिन तीसरा कथन है परिवर्तनों को मापा जा सकता है। तो साथियों, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि परिवर्तनों को आप माप नहीं सकते, बल्कि मापन तो वृद्धि का होता है। देखिए, यहाँ पहला जो कथन है कि जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, तो साथियों ऐसा नहीं है कि विकास जन्म से ही आरंभ होता है। विकास तो गर्भावस्था से भी आरंभ हो जाता है, गर्भावस्था से ही। लेकिन यूं है कि भाई तीसरा कथन ज़्यादा गलत है, तो फिर हम तीसरे की तरफ बढ़ जाते हैं इस प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं मित्रों।
5वां क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू कर देता है, जब वह अपने घर से बाहर निकलना आरंभ कर देता है और जब उसका जन्म होता है। तो साथियों, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से ही आरंभ होती है। बालक का जब जन्म होता है तभी से वो सीखना शुरू कर देता है। अतः यहाँ पर आपका चौथा विकल्प है सही रहेगा कि जब उसका जन्म होता है तब से ही बालक सीखना शुरू कर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया माध्यम और समस्या समाधान अधिगम। तो मित्रों, गेने ने जो 8 प्रकार के अधिगम के स्तर बताए हैं, इनमें सबसे जो उच्चतर स्तर है, सबसे बाद में जो प्राप्त होता है, वो है समस्या समाधान अधिगम। सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार RM गेने ने इसे माना है मित्रों। तो अतः यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक विद्यार्थी रीट की परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है, मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता था, यह परीक्षा तो मैंने ऐसे ही दी थी। यह उदाहरण है उदात्तीकरण का, प्रक्षेपण का, युक्तिकरण का, तादात्म्यकरण का। तो आत्मीकरण तो वो कर नहीं रहा है साथियों, प्रक्षेपण दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि वो किसी युक्ति या जुगाड़ का प्रयोग कर रहा है समायोजन करने के लिए। तो तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। मित्रों, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, अभियोग्यता और अभिवृत्ति। तो किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है, क्षमता का नाम आता है यहाँ अभियोग्यता, आप कर सकते हो। तो विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने, जीन पियाजे ने, टोलमैन ने और B.F. स्किनर ने। तो साथियों, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले थे क्रो एंड क्रो। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। क्या राइट आंसर है? क्रो एंड क्रो की 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अभिकर्मित अनुदेशन है कक्षा कक्ष अधिगम, स्वतः अधिगम, अध्यापक केंद्रित अधिगम और इनमें से कोई नहीं। तो अभिकर्मित अनुदेशन क्या है मित्रों? देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? B.F. स्किनर इसके जनक है। अब इन्होंने इस अधिगम में, इस अभिकर्मित अनुदेशन प्रकार के अधिगम में बताया है कि बालक खुद ही सक्रिय रहकर सीखता है। तो इसको हम कहेंगे फिर स्वतः अधिगम। क्या कहेंगे? स्वतः अधिगम। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? जो निर्मितवाद है उस उपागम का कौन सा तत्व नहीं है मित्रों? पहला विकल्प, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। दूसरा विकल्प, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य। तीसरा विकल्प, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन। और चौथा विकल्प, सामाजिक समझौता व साझा जिम्मेदारी। तो कौन सा निर्मितवाद उपागम के अंतर्गत नहीं आता है इनमें से? देखिए, सामाजिक समझौता व साझा जिम्मेदारी निर्मितवाद के अंतर्गत आएगी। विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन, छात्र केंद्रित मतलब मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर वैज्ञानिक रहेगा, फिर ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण और सुनिश्चित लक्ष्य भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, तो प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन इसमें नहीं आता है। तो पहला ही विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 11 में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। निम्न में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करता है? आगमनात्मक तार्किकता, अमूर्त तार्किकता, संबंधित तार्किकता, निगमन तार्किकता। तो साथियों, वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में जो किशोर तार्किकता का प्रयोग करता है वो कौन सी होती है? तो देखिए, जो वाणिज्य विषय में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तार्किक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो उसमें पहले से जो निष्कर्ष दिए होते हैं
उसी आधार पर नए निष्कर्ष निकाले जाते हैं साथियों। ऐसा होता है निगमनात्मक तार्किकता में। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। 13वां क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावशाली घटक है क्योंकि इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है और शीघ्र सीखता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा से बालक स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना के बजाय रहेगा शीघ्र सीखना, क्योंकि साथियों ध्यान रखना से भी बेटर है शीघ्र सीखना। अगर अभिप्रेरणा रहेगी बालक में तो फिर वो किसी भी चीज को शीघ्र ही सीखेगा। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसका चयन करो। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तिष्का दो मुखी क्रम में होता है और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो 3 कथन तो सही है लेकिन एक कथन सही नहीं है। तो देखिए, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल। यह मस्तिष्कोद्मुखी क्रम में भी होता है, यह केंद्र से बाहर की ओर भी होता है, लेकिन विकास की दर की एक सी रहती है, ये गलत है क्योंकि विकास की दर अलग अलग होती है साथियों, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। तो जैसे शेष अवस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, फिर किशोरावस्था में वापस तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सी नहीं रहती है। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। 15वां क्वेश्चन है मित्रों, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्न में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। पहला, प्रतीकात्मक, इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक। दूसरा, इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। तीसरा है प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक और इनेक्टिव। और चौथा और अंतिम है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक और इनेक्टिव। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है प्रश्न संख्या 15 में, उसका चयन कीजिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 15 में आपका जो सही आंसर है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 जो महत्वपूर्ण अवस्था बताई, उसमें पहली है इनेक्टिव, दूसरी है अनुप्रतीकात्मक, तीसरी है प्रतीकात्मक। मतलब दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। किस समूह में किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं? किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हैं उसको बताना है। पहला है स्वप्न, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना। दूसरा है तर्क शक्ति, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना। तीसरा है जिज्ञासा, कुसमायोजित, तनाव मुक्त। और चौथा है काम शक्ति, सहनशीलता, आज्ञाकारी। तो साथियों बिल्कुल चौथा जो विकल्प है काम शक्ति, वो उसमें काम शक्ति तो रहती है, सहनशीलता और आज्ञाकारी ये नहीं रहता है। जिज्ञासा रहती है, कुसमायोजित रहता है लेकिन तनाव मुक्त नहीं रहता है, तनाव युक्त रहता है। तर्क शक्ति है, संग्रह प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। स्वप्न, दोस्तों का महत्व और विद्रोह की भावना, तीनों ही विशेषता किशोरावस्था की है। तो पहला विकल्प सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक और शारीरिक से मानसिक। तो बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग किस में कर रहा है? गुणा में और भाग में। मतलब पहाड़े सीखना भी मानसिक क्रिया है और उसका प्रयोग गुणा भाग में कर रहा है, तो वो भी मानसिक है। तो मतलब ये स्थानांतरण मानसिक से मानसिक में हो रहा है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। मित्रों प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा कथन दीवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? यह कहानियाँ, कविताएं लिखने में मदद करता है। यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं। यह कभी भी हानिकारक नहीं होता है और यह सर्वाधिक किशोरावस्था में देखे जाते हैं। तो मित्रों दिवा स्वप्न देखिए सर्वाधिक किशोरावस्था में ही देखेंगे। कभी कभी दिवा स्वप्न देखने पर रचनात्मक कार्य भी बालक कर देता है। कविता और कहानियाँ लिखने में भी ये चीज़ मदद करती है, लेकिन ये कभी भी हानिकारक नहीं होते। ये कथन गलत है क्योंकि दिवा स्वप्न, अधिक दिवा स्वप्न देखना भी हानिकारक हो जाता है। तो 18वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। 19वां क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है?
औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। तो साथियों देखिए, ब्रूनर ने औपचारिक शिक्षण सिद्धांत भी बताया है, वर्णनात्मक भी बताया है, प्रामाणिक भी बताया, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं बताया है। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 19 में। और अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो साथियों, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए आज का ये तीसरा टेस्ट है, इसके पहले 2 टेस्ट ले चुका हूं मैं। वो जो 2 टेस्ट है उसमें पहला टेस्ट मैंने हिंदी का डाला था पूरे 30 क्वेश्चन, दूसरा टेस्ट शिक्षण विधियों का डाला था 20 क्वेश्चन थे उसमें। हिंदी का टेस्ट नंबर 17वां है, शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 22वां है और ये मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 21वां है साथियों। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, अपलोड टेस्टों को आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे टेस्टों को कर सकते हो। और कल आ ही रहा है आपके मेगा टेस्ट पूरे 150 प्रश्नों का, तो जरूर अटेंड करिएगा उसे भी। प्रश्न नंबर 20, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। तो पियाजे ने आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा ये तीनों चीजें बताई है, लेकिन उदात्तीकरण नहीं बताया है। तो विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 20 में। आज के ये पूरे 20 प्रश्न हो चुके हैं साथियों। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाए, और साथ में अगर किसी प्रश्न में आपको त्रुटि लगती है तो उससे भी आप हमें अवगत करा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।